नमस्कार बच्चों, कक्षा नवमी हिंदी आ की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका के रीढ़ की हड्डी पाठ के प्रश्न अभ्यास को हम देखते हैं। पहले दो वीडियो में मैंने आपको इस पाठ को अच्छे ढंग से समझा दिया था। प्रश्न पहला, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? तर्क संगत मतलब सही है, तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है। तो उत्तर है, दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आता है। ये यादें स्वाभाविक हैं, नेचुरल हैं, ये अपने आप मन में आती हैं, परंतु इन तुलनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना ये गलत है। तो बात ये निकली कि अपने ज़माने की बात करना ठीक है, परंतु आज के ज़माने को नीचा दिखाना ये गलत है। और ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। अर्थात जब इस तरीके से बात करते हैं तो आज के ज़माने के बच्चे कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि उनका संबंध पूर्वजों से होता है। हर ज़माने की अपनी स्थितियाँ होती हैं। ज़माना बदलता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं, परंतु बुजुर्ग लोग प्रायः अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव सुनते हैं, और जो कि तर्कसंगत नहीं है। तो बात क्या निकली कि अपने ज़माने की या पुराने ज़माने की बातें करना अनुभव के रूप में तो ठीक है, परंतु थोपना ये गलत है। प्रश्न 2, राम स्वरूप की अपनी बेटी जो उमा है उसको उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के समय से छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? उजागर करता है, प्रकट करता है। तो इसका उत्तर है कि राम स्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलवाने के पक्षधर हैं। उन्होंने उमा को कॉलेज की शिक्षा दिलवाकर बीए पास करवाया। इसके अलावा उमा को संगीत, कला आदि का भी ज्ञान दिलवाया। राम स्वरूप चाहते हैं कि उमा की शादी अच्छे परिवार में हो। संयोग से उनको परिवार तो उच्च शिक्षित मिला, परंतु उनकी सोच अच्छी नहीं थी। एक लड़की का पिता होने के कारण लड़के वालों की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्तव्य और वक्तव्य में विरोधाभास मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति एक विवाह योग्य पुत्री के विवाह की व्यवस्था को उजागर करता है। तो बात यह है कि लड़की के पिता होने के कारण उन्होंने हर गलत बात को हाँ के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वो अपनी बेटी का विवाह उस परिवार से करवाना चाहते थे। प्रश्न 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है, अर्थात सही क्यों नहीं है? तो उत्तर, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह सज धज कर सुंदर रूप में पेश आए। इसके लिए वह पाउडर आदि बनावटी साधनों का उपयोग करे। वह आने वाले मेहमानों के सामने ढंग से बात करे, अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले, उसमें जो जो गुण हैं उन्हें ठीक तरह से प्रकट करे, ताकि वह होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। वह उसे कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में भी पेश करना चाहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिश्ता तय करने के लिए पिता के रूप में उनकी जो इच्छाएं थी वो तो ठीक है, सजना धजना, बनावटी साधनों का उपयोग करना, व्यवहार कुशलता करना, अपने गुणों को प्रकट करना, ये सब ठीक है, परंतु ये जो बात थी कि कम पढ़ी लिखी के रूप में अपने आप को दिखाना, ये तर्कसंगत नहीं। तो रामस्वरूप का यह व्यवहार, रामस्वरूप उमा के पिता हैं, उनका यह व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है। यह झूठ पर आधारित है। बीए पढ़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक बताना सरासर धोखा है। रामस्वरूप के व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते। प्रश्न 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छुपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। तो उत्तर है कि गोपाल प्रसाद वकील हैं, जो कि लड़के के पिता हैं शंकर के।
वे चालाक किस्म के इंसान हैं। वे मानवीय रिश्तों से अधिक महत्व पैसों को देते हैं। बिजनेस शब्द से उनकी इस मानसिकता का पता चल जाता है। इधर रामस्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी उमा का रिश्ता गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। परंतु समस्या यह है कि गोपाल प्रसाद और उनका बेटा दोनों ही चाहते हैं कि लड़की अधिक से अधिक 10वीं पास होनी चाहिए। इस कारण रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। यहाँ मेरा मानना है कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं, पर गोपाल प्रसाद का यह अपराध उनकी घटिया सोच तथा रूढ़िवादी सोच का परिणाम है। अब यहाँ रूढ़िवादी सोच का क्या अर्थ होता है? पुरानी सोच, परंपरावादी सोच जो पीढ़ियों से चली आ रही। जबकि रामस्वरूप का जो अपराध है वो उनकी विवशता का परिणाम है। तो ये मुख्य बात है कि लड़के के पिता की सोच गलत इसलिए क्योंकि रूढ़िवादी सोच है, और लड़की के पिता की सोच इसलिए गलत है कि वो विवशता का परिणाम है। परंतु हम दूसरे को तो माफ़ कर सकते हैं क्योंकि वो मजबूर है, लेकिन इसको माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी सोच है। प्रश्न 5, आपके लाड़ले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन किन कमियों की ओर संकेत किया गया है? तो ये प्रश्न मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है आप, क्योंकि ये प्रश्न पाठ को दिखा रहा है। पाठ के शीर्षक को स्पष्ट कर रहा है। तो इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है कि शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के है, अर्थात व्यक्तित्वहीन है। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, उसकी कोई अपनी पर्सनैलिटी नहीं। जैसा पिता कहता है वैसे मान लेता है। उसका कोई निजी मत अपना मत स्थान या महत्व नहीं है। वह अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है। उसे जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ करता चलता है। ऐसा पति योग्य होने नहीं है। शंकर लड़कियों के पीछे लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़वा बैठा है। उसका सरेआम अपमान हो चुका है, अतः वह अपमानित, लंपट और दुष्चरित्र है, कैरेक्टरलेस है। उसका शरीर कमज़ोर है, उससे सीधा तन कर बैठा भी नहीं जाता, इसलिए वह विवाह के योग्य नहीं है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि जो रीढ़ की हड्डी शब्द का प्रयोग है उसके कमज़ोर शरीर के लिए भी हैं, उसके चरित्र न होने पर भी हैं, और उसके व्यक्तित्वहीन होने पर भी हैं। प्रश्न 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर है कि रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पात्र शंकर उन नवयुवकों का प्रतीक है। ये एकांकी मैंने आपको बताया था, एकांकी क्या होता है? ऐसा नाटक जो कि एक अंक में समाप्त हो जाए। तो इसका जो पात्र है शंकर उन नवयुवकों का प्रतीक है जो सामाजिक और वैचारिक प्रगति से आज भी अछूते हैं, दूर हैं। ऐसे युवक महिलाओं को उचित स्थान नहीं देना चाहते हैं। वे उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं आने देना चाहते हैं। शिक्षा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मानवीयता जगाने वाली मणि को पुरुषों के लिए ही उचित मानते हैं। ऐसा व्यक्तित्व समाज को चारित्रिक पतन की ओर उन्मुख करता है मतलब ले जाता है। तो ऐसी सोच चारित्रिक पतन की ओर ले आती है समाज को, क्योंकि वो चाहते हैं कि लड़कियां ना पढ़ें। इसके विपरीत उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। और उमा की खासियत क्या है कि वो सजग है, सजग मतलब सावधान है, और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, अवेयर है। प्रश्न 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अर्थात ये जो पाठ का शीर्षक रखा है, हेडिंग रखी है, ये सही है कि नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर ऊपर भी आ चुका है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। व्यंग्यात्मक मतलब इस पाठ में हमें सैटायर किया गया है, सामाजिक व्यवहार पर चोट की गई है। इस नाटक की मूल समस्या है वर्ग का व्यक्तित्वहीन होना।
यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी फूहड़ बातें करें और अशिक्षा को प्रोत्साहन दें। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, शंकर के नहीं। मतलब इसलिए उसको रीढ़ की हड्डी नहीं माना है उसके अंदर, क्योंकि चलिए उसके पिता की तो मजबूरी हो सकती है कि वो घर को चलाने के लिए एक अनपढ़ बीवी या कम पढ़ी लिखी बीवी चाहते हैं, पर शंकर जो कि आज के ज़माने का युवक है वो उससे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। अगर शंकर अपने पिता के रोब दाब के आगे यूं भी नहीं कर सकता, बल्कि यूं मतलब यहाँ पर चूं है, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो वह उसकी कायरता है। उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। तो रीढ़ की हड्डी ना होना का एक अर्थ ये भी है कि वो कायर है। उसके पिता जब उसके सामने गलत बातें करते हैं तो उसका विरोध नहीं कर पाता है। तो उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए, मतलब क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जो पाठक को आतुर करते। तो यह शीर्षक जिज्ञासा तुर्क करने वाला है, अर्थात जिज्ञासा को जगाने वाला है, इसलिए यह शीर्षक बिल्कुल सही है। प्रश्न 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकिका का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो उत्तर है कथा वस्तु के आधार पर मैं निस्संदेह एकांकी का मुख्य पात्र उमा को ही मानता हूं, क्योंकि एकांकी की सारी कथा वस्तु उसी के इर्द गिर्द घूमती है और मुख्य पात्र उसी को कहा जा सकता है जिसकी कहानी पूरे मतलब प्लॉट में, पूरी कहानी में, एकांकी में हर जगह घूमे। उमा उच्च शिक्षित होने के साथ साथ कला एवं संगीत में भी निपुण है, अर्थात वो विद्या संपन्न भी है, कला संपन्न भी है। एकांकी में एक बार जब उसकी एंट्री होती है तो वह मंच पर अंत तक बने रहती है। वह अपनी निपुणता से गोपाल प्रसाद और शंकर के निरुत्तर ही नहीं करती है उन्हें, बल्कि उनकी आंखें भी खोल देती है। और एकांकी का समापन भी एकांकन उमा के माध्यम से ही होता है, इसलिए मुख्य पात्र उमा ही है। प्रश्न 9, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताऊं, मतलब उनकी चरित्र से संबंधित विशेषताएं। तो रामस्वरूप की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? प्रगतिशील, वो प्रगतिशील हैं। प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव। रामस्वरूप मूल रूप से प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति हैं। वे चाहते हैं कि लड़कियों को भी उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए वे अपनी बेटी उमा को खूब पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसे बीए तक पढ़ाते हैं और इसके लिए उसे गर्व भी है। और जो उनमें दूसरी चारित्रिक विशेषता है वो विवश पिता हैं। ये हालांकि नेगेटिव है, नकारात्मक चीज़ है, पर लड़की का पिता होने के कारण हम इस चीज़ को माफ़ कर सकते हैं। तो विवश पिता हैं वो। रामस्वरूप की कमजोरी यह है कि वह बेटी उमा की शादी अपने जैसे अच्छे खानदान में करना चाहता है, किंतु अच्छे खानदानों में अधिक पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं किया जाता। ये सब जगह नहीं है, उस पाठ में है उस व्यक्ति के लिए, शंकर के पिता के लिए। वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं ताकि वे उसे नियंत्रण में रखकर उस पर मनमाना रौब चला सकें। यहीं रामस्वरूप दुर्बल हो जाता है। दुर्बल, कमजोर। वह गोपाल प्रसाद जैसे लोगों का तिरस्कार करने की बजाय उनके अनुसार ढलने की कोशिश करता है। इसके लिए वह झूठ भी बोलता है, उमा से ढोंग भी करवाता है। और गोपाल प्रसाद की विशेषताएं क्या हैं? चारित्रिक विशेषताएं, जो कि लड़के का पिता है, बड़बोला है। वह अपनी विशेषताओं का बखान करने में चूक नहीं करते हैं। नए जमाने की तुलना में अपने जमाने की अच्छाई का वर्णन करते हैं, चाहे खान पान की बात हो, अपने शरीर की ताकत का वर्णन हो, अपनी मैट्रिक को बड़ा चढ़ाकर दिखाना हो। वह ऊंचे ऊंचे स्वर में बिना शर्म संकोच के बोलते चले जाते हैं। चालाक हैं वो लड़के के पिता। क्यों? कि वो शादी को बिजनेस समझते हैं और वह घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। वह होने वाली बहू को ठोक बजाकर जांचता है, अर्थात खूब परीक्षा लेता है। उसके चश्मे से लेकर पढ़ाई लिखाई, संगीत, पेंटिंग, सिलाई, इनाम, सभी योग्यताओं की परख करता है। हंसोड़ है वो, हंसाने वाला है, कॉमेडी करता है। गोपाल प्रसाद का स्वभाव से हंसोड़ हैं वो। वह इधर उधर की चुटीली बातें करके सबका मन लगाए रखते हैं। खूबसूरती पर टैक्स लगाने का मजाक इसी तरह का एक मनोरंजक मजाक है। लिंग भेद का शिकार,
ये बहुत ही नेगेटिव उनका अवगुण है। लिंग भेद मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव रखना, लड़के लड़कियों के आधार पर। वह पढ़ाई लिखाई पर लड़कों का अधिकार मानता है, लड़कियों का नहीं। उसके शब्दों में कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी उन्हीं में से एक है। अर्थात वो ये मानते हैं कि शिक्षा या पढ़ाई लड़के तो करें पर लड़कियां ना करें, तो ये लिंग भेद है। प्रश्न 10, इस कहानी का उद्देश्य क्या है? तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है समाज के लोगों को दोहरी मानसिकता सबके सामने लाना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं की ओर समाज का ध्यान खींचना तथा युवाओं द्वारा अपनी शिक्षा और चरित्र की मजबूती का ध्यान न रखना। उमा को देखने आए लड़के वाले उसे वस्तु की तरह देखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं, इन चीज़ों को दिखाना। इसमें उमा कितनी दुखी होती है कि दुकानदार से जब कोई फर्नीचर की चीज़ें खरीदी जाती हैं तो केवल दिखाई जाती हैं। हमारी स्थिति क्या है जब लड़की को देखने आते हैं तो बड़ा दुखी होती है वो। प्रश्न 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? क्योंकि इस पाठ में हमने देखा कि महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिला, तो हम क्या कर सकते हैं? तो है कि नारी के लाभों का हम प्रचार करें कि पढ़ी लिखी अगर नारी होगी तो उससे लाभ क्या हैं। जैसे आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेंगी, घर में अशिक्षित लोगों को भी पढ़ा सकती हैं, सही निर्णय ले सकती हैं, और सुशिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दे सकते हैं कि हम भी ऐसी लड़की लेंगे जो पढ़ी लिखी होगी। हम अपनी सोच को गोपाल प्रसाद और शंकर जैसी नहीं रखेंगे। सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान हम महत्व देंगे, अर्थात हम लिंग भेदभाव के शिकार नहीं होंगे, न किसी को करेंगे। और कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वाले लोगों को समझाएंगे, बुझाएंगे और उनको सही रास्ते पर लाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।